नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, हालात दिन ब दिन ख़राब से ख़राब होते चले जा रहे हैं और हर लम्हा कोई ना कोई ख़बर ऐसी मिलती है कि जो आँखों में आंसू लेके आ जाती है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर इस मरहले से कभी दो चार नहीं हुआ कि मेरे घर के दरवाज़े के ऊपर अचानक बेल बजे और एक इंतहाई सफ़ेद पोश आदमी अपनी एक छोटी सी 6-7 साल बच्ची को साथ लेके खड़ा हो और वो कहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और मेरी बच्ची भी भूखी है, मुझे खाना दे दो, मुझे पैसे न दो, हम सिर्फ खाना मांगने आए। मैं इस मरहले से गुजरा ही था कि अचानक लिया के एक इंस्पेक्टर ने अपने ट्वीट किया कि मुझे 15 पर फ़ोन आया कि बहुत इमरजेंसी है, हम भूखे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमारे घर में आग लगी है, ना कोई डाकू आए हैं, हमें खाना दे दो। एक फुटेज आज सुबह मैंने देखी कि एक रेडी वाला जो कि भूसी टुकड़े बेचता है, उसके पास 2 लड़के आके खड़े होते हैं और उससे पिस्तौल दिखा के, शायद उसके पास 50 रुपये हों या 100 या 150 रुपया हो, उससे छीन के चले जाते हैं। इस छीना झपटी के आलम में, उस भूख और अफलास के आलम में पाकिस्तान का शायद ही कोई शहर ऐसा हो कि जिसके अंदर लोग वापडा के बारे में एहतजाज न कर रहे हों कि हम ये बिल दे ही नहीं सकते, ये हमारे बस से बाहर है। क्या दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा है कि जिसके अंदर बिजली के बिल इस तरह हों कि लोगों की इस्तात यानी खाने पीने की और कमाने की तमाम सलाहियत से ज़्यादा हो चुके हों? कोई भी नहीं है। क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये शायद लोग अब ये सवाल करने के लिए और गिरबान थामने के लिए तैयार खड़े हो चुके हैं। मैं सिर्फ 2-3 फिगर्स आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान को इस दलदल में पहुंचाकर जो लोग इस वक्त बाहर बैरून मुल्क अय्याशी कर रहे हैं वो कौन थे, उन्होंने कैसे किया। मैंने शायद पहले भी बताया था कि बेनज़ीर के ज़माने के अंदर पाकिस्तान के अंदर IPPs जो थे, ये प्राइवेट कंपनीज जो लगना शुरू हुए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जर्मन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए एक SRO लेने जा रहा था और मैं वहाँ पर AR सिद्दीकी साहब जो FPR के चेयरमैन थे उनके पास चला गया। जर्मन चाहते थे कि वो चूँकि पाकिस्तान में ये हॉस्पिटल कोयटा में बना रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि हम वो जो खैरात का पैसा है उस पर पाकिस्तान को टैक्स दें। तो उन्होंने कहा था कि हमें SRO दे दे ताकि हम अपना सामान मंगाया करें, और इसके लिए मैं एप्लीकेशन लेके उनके पास पहुंचा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्यों लेना चाहते हो, हम इनकी आइटम्स चेक किया करेंगे, पता नहीं क्या क्या ले आए। तो मैंने कहा कि उन्होंने एक साथ एक ज़बरदस्त किस्म का SRO लगा के मुझे दिया है कि ये SRO हबको कंपनी को दिया गया है। तो यार सिद्दीकी साहब ने अपने पाइप के अंदर ज़बरदस्त किस्म का वो शानदार किस्म का हैंडल था, वो घुमाया, राख चाड़ी और मुझे कहा कि जाओ फिर उस हबको में जिस शख्स का शेयर है वो सिंध के फ़लाँ गांव के अंदर रहता है और बेगम उसके वज़ीर आज़म है, जाओ उसको जर्मन हॉस्पिटल में भी शेयर दे दो, हम SRO जारी कर देंगे। ये दिल दहला देने वाली चीज़ थी, लेकिन हमने बिल्कुल अंदाज़ा नहीं किया कि ये शायद आगे चलता रहेगा या होता रहेगा। ये उनकी बात थी। हमें अंदाज़ा था कि शायद हम कुछ अर्सा ये बिजली बनाएंगे और उसके बाद हम अपने आप को खुद कफील हो जाएगा। हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। 2013 तक किसी न किसी हद तक हालात जो थे वो बहुत ठीक थे, क्योंकि पाकिस्तान की अमूमी तौर पर पाकिस्तान में बिजली खर्च करने की जो मिक़दार है वो 10,000 मेगावाट से लेकर 25,000 मेगावाट तक थी। यानी गर्मियों में हम AC वेसी चलाते हैं तो 25,000 खर्च हो जाती है और सर्दियों में 10 से 11,000 तक रहती है। बाकी हम कोयला को जला लेता है, कोई गैस जला लेता है।
2013 में जब नवाज शरीफ साहब बरसर इक़्तिदार आए तो उन्होंने 2013 में 22,000 मेगावाट थी, अमूमन 2-3 हज़ार की शॉर्टफॉल होती थी जो लोड शेडिंग वजह से पूरी हो जाती थी। लेकिन उन्होंने अपने इस 5 साला दौर में 35,000 मेगावाट तक बिजली ले, 18,000 जो थे उसे अदा कर दिए। ये 35,000 मेगावाट कर लेते कोई मसला नहीं था, चलो आपने एक दफ़ा कमीशन कमा लिया जिसे कहते हैं, तो चलो ले लिया कमीशन। तो इस वक्त एक सिक्का राजुल वक्त है। वो तो शमशाद अहमद खान साहब मेरे प्रोग्राम में आके बता गए थे कि डेवो के चीफ से उन्होंने नवाज शरीफ की मुलाकात कराई और फिर जब दोबारा उनकी कोरिया में उनसे मुलाकात हुई तो उसने कहा कि मैंने किक बैक देने के ऊपर कोरिया में जेल काट रहा हूँ, आपने अपने बंदे को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। मान लें, लेकिन ऐसे मुआहदात उसके अंदर उन्होंने किए कि जिस मुआहदात के अंदर 35,000 मेगावाट के ही हमें कैपेसिटी पेमेंट जो है वो करना पड़ेगी। खर्च हम ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 कर सकते थे, ना हमने लाइंस बनाई, कुछ नहीं बनाया। हम मेगावाट के हिसाब से हमने उनको कहा कि 35,000 की हम कैपेसिटी पेमेंट करेंगे। इसी की बुनियाद पर हमने 4,800 अरब का जो सेकुलर डेट सब्सिडी की सूरत हाल जो हमने पैदा की। ये जितने भी IPPs लगे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, कि जिन लोगों ने लगाए हैं वो इन सियासतदानों के क्रूनीस हैं। मैं नाम लेना शुरू कर दूं तो आप हैरान हो जाएंगे कौन कौन है, कि जिन्होंने निशात वाला कौन है, तो फलां कौन है, तो किस पार्टी को फंडिंग करता है, किस। इन लोगों की इस 35,000 मेगावाट की लोगों के साथ आप अंदाज़ा करें कि मेरे सामने BBC की 2020 के 22 सितंबर की रिपोर्ट है जिसके अंदर वो कहता है कि पाकिस्तान की हुकूमत 2022 उन्होंने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर यानी IPPs के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करके उन्हें शराइत को बदलने का इक़दाम उठाया है। 2020 में इमरान खान की हुकूमत ने उन्हें कहा था कि ये शराइत आप बदलें वरना आप इसको क्लोज़ कर लें। ये वो इक़दाम इमरान खान की हुकूमत को बदलने और उसको नापसंदीदा शख्स करार देने के लिए काफ़ी था, इसलिए कि उसने उन IPPs को कहा था कि अपनी शराइत बदलो जो गुज़श्ता तकरीबन 30 साल के अंदर पाकिस्तान के इस बिजली के सेक्टर को तबाह बर्बाद कर रही थी। ये कहानी बार बार लोगों ने सुनाई है और बार बार ये मातम कर किया है, लेकिन आज इसकी सूरत हाल यहाँ तक आ पहुँची है कि पाकिस्तान में सवाए एक ऐसे शख्स के कि जिसकी आमदनी इतनी वाफर हो तो वो अपना बिजली का बिल अदा कर सकता है, वरना कोई एक आम आदमी रिज़्क़ हलाल कमाने वाला बिजली का बिल अदा करता है तो बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकता, बच्चों की फ़ीस अदा करता है तो खाना नहीं खा सकता। और ये इस हालत में आप आ चुके हुए हैं कि अब अगर आप इन IPPs के लिए बिजली का बिल ले के लोगों से वसूल करके इनके पेट भरना भी चाहेंगे तब भी नहीं भर सकते। ये कैपेसिटी चार्जेस कौन देता था? हुकूमत देती थी? नहीं, ये इन्हीं बैंकों से जिसका IPP होता था उसी का बैंक होता था, उसी से हुकूमत कर्जा लेती थी, उसी से हुकूमत कर्जा लेके इनको अदा करती थी और फिर हमसे टैक्स लगा के इनको दे दिया करती थी। ये सारा क्राइसिस यहाँ तक आ पहुँचा है, लेकिन अगर कभी हम समझ जाएं तो तब भी सूरत हाल बेहतर हो। मैं इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक अजीबोगरीब खबर सुन रहा हूँ। यह खबर बिल्कुल वैसी ही खबर है कि जैसी खबर 17 दिसंबर 1971 को थी कि जब 16 दिसंबर को मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया था तो याह्या खान ने सारे लोगों को बुलाया था और उसने कहा था कि मैं आज रात को एक नया आइन नाफिज करने वाला हूँ और हम इस मुल्क को माशी तौर पर सही कद पाँव पर खड़ा कर देंगे। इस वक्त सूरत हाल ये हो रही है कि टास्क दिया गया है 3 लोगों को 3 मुख्तलिफ एरियाज। नंबर 1, हम पाकिस्तान में मादनियाती वसाइल जो हैं उनको जल्द से जल्द एक्सप्लोर करेंगे और उसकी आमदन से हम पाकिस्तान को खुशहाल बना देंगे। सियासी गवर्नमेंट आती है ना आए, इलेक्शन कराने पड़ते हैं ना कराएं, लोग जहन्नम में जाते हैं जहन्नम में जाएं।
दूसरा, हम आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और आईटी सेक्टर को लेकर हम आगे चलेंगे। ये भी टास्क दे दिया गया है। हमारा दोस्त उमर साहब वहाँ पर मौजूद है, वो भी वहाँ पर चला गया है। जो अरफा क्रीम टावर जो है उसने जो इनकलाब ले आया था वो भी सबको पता है। और तीसरा, कॉर्पोरेट फार्मिंग के बारे में तो हमारे दोस्त कैसर बंगाली ने ये कह दिया है कि उसके बाद होगा ये कि यहाँ पर वो फसलें उगेंगी जो हम खाते नहीं हैं, और फिर अपने खाने के लिए हमें लोगों से भीख मांगना पड़ेगी। ये अफ्रीका के साथ उसने किया था कि कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू की, वहाँ तुम सोयाबीन लगाओ, कैश क्रॉप है, वहाँ तुम फलां वाली फसल लगाओ, ये कोकोआ लगाओ, फलां लगाओ। उसके जहाज़ जो थे वो भर के लेके जाते थे। अच्छा, गंदम खानी है, जो नोट हमने दिए हैं ना आपको $1, उसकी एक बोरी वापस करो, गंदम दे देते हैं। चावल खाने हैं, एक नोटों की बोरी और दो चावल। और वो अफ्रीका का जो सदियों से खुद कफील था, उनके अंदर कहत आया। ये कॉर्पोरेट फार्मिंग में कहत की तरफ ले जाने वाली है। हम बासमती उगाएंगे क्योंकि पानी हमारे पास है, और अरब शेख बासमती खाएंगे, उनके 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 दस्तरखानों पर सजेंगे और यहाँ से भर के चले जाएंगे। क्योंकि फार्मिंग तो हमने इसलिए की है ना कि हमने बाहर बेचना है, हमने डॉलर लेने। फिर डॉलर कागज़ की बोरियां हमारे पास रह जाएंगी, और फिर उन कागज़ की बोरियों के बदले में होगा क्या कि हम यूक्रेन से गंदम मंगानी है, ये बोरियां वापस कर दो। ये 3 चीज़ें प्लान हो रही हैं। पता नहीं क्यों तकलीफ़ होती है। इसलिए तकलीफ़ होती है कि मैं 2 दफ़ा इंडिया गया हूँ, मुझे कंपैरिजन करते हुए तकलीफ़ होती है, मुझे मुवाजना करते हुए तकलीफ़ होती है। हमारे जैसे लोग हैं, हमारी तरह का खाना खाते हैं, हमारी तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारे साथ पले बढ़, हमसे ज़्यादा करप्ट हैं, हमसे ज़्यादा बददियानत हैं, उनकी असेंबलीज़ के अंदर क्रिमिनल्स मौजूद हैं, हमसे ज़्यादा मुतस्सब हैं, हमसे ज़्यादा अक़लियतों का ख्याल नहीं रखते, उसके बावजूद माशी तौर पर तरक्की करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ कोई एक शख्स दिमाग में ये सौदा लेके नहीं आता कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं पाकिस्तान को या मैं भारत को ठीक कर सकता हूँ। वो उन्होंने अपने सिस्टम को लोगों पे छोड़ दिया है, और लोगों की जवाबदेही बहुत अहम चीज़ होती है। खैर बख्श मरी एक ऐसा नाम था कि आर्मी एक्शन के अंदर पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे। उनके बारे में अकबर बुगटी कहते थे कि अगर वो वाकई कसम जो खा के गया है तो वापस नहीं आएगा, लेकिन वापस आ गए। हालात ही अफ़गानिस्तान में ऐसे हो गए थे। पाकिस्तान के हवाले से जो उनके नज़रियात थे सबको पता था। उनका बेटा चंगेज़ मरी सिब्बी में आके इलेक्शन लड़ा, लोगों ने थम्बिंग मेजॉरिटी से जिताया। अगले वहीं पर 3 साल के अंदर दोबारा इलेक्शन हुए, कारकर्दगी नहीं दिखा सका, हार गया। एक ऐसे शख्स से हार गया जिसका वहाँ बलोच होना भी मशकूक था। लोग शक करते थे कि शायद ये बलोच नहीं है, हार गया। पब्लिक जब आती है तो उसका अपने नुमाइंदे का गिरबान थाम सकती है। हमारी हालत ये है कि हमने नुमाइंदे भी वो ले के आते हैं कि जो कहते हैं हमें पर्ची मिली है तो हम आए हैं, उसको पर्ची मिली थी तो वो आया है, इसको पर्ची मिलेगी तो ये आएगा। ये पर्ची का समा जब तक रहेगा यहाँ कुछ नहीं हो सकता। यहाँ रोना है, पता नहीं शायद कितने घरों की बेल आज लोगों ने बचाई होगी, और सिर्फ ये सवाल किया होगा कि भूखा हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रोटी खिला दो। इजाज़त दीजिए।